अब इन्वेंट्री रिवाइज कर लेते हैं अपन फटाफट से। इन्वेंट्री रिवाइज करते हैं। देखो इन्वेंट्री की डेफिनेशन वगैरह पे जाना नहीं है एग्जाम के लिए अपने को। देखो अब इन्वेंट्री का मेजरमेंट कैसे करोगे, फिनिश गुड्स या WIP है तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल है तो आप देखो फिनिश गुड्स कॉस्ट या कॉस्ट से ज़्यादा पे बिकने वाला है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे। लेकिन अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम पे बिकने वाला आपको लगता है तो आपको रॉ मटेरियल को लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करना पड़ेगा, यानी रॉ मटेरियल की NRV। इसके बाद इन्वेंट्री को आप आइटम बाय आइटम या ग्रुप बेसिस पे मेजर कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे आप आइटम बाय आइटम, यानी हर आइटम का कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर कंपेयर करते जाओगे। दूसरा ऑप्शन होता है पूरे ग्रुप का। मान लीजिए मैं शर्ट्स और जीन्स रखता हूँ तो 3 तरीके की शर्ट्स है तो ये तो हो गया आइटम बाय आइटम। लेकिन ग्रुप का करना होता है तो पूरे शर्ट की कॉस्ट और पूरे शर्ट की NRV, पूरे जीन्स की कॉस्ट पूरे जीन्स की NRV उसका विच एवर इज लोअर करता। इसके बाद देखिए इन्वेंट्री जो है आप ईच बैलेंस शीट डेट पे मेजर करते हो, ये आपको मालूम है। इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही कॉस्ट कैलकुलेट करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है। सेम वैसे ही सारे खर्चे ले लो जो भी आपको इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो कन्वर्जन कॉस्ट ले लो, डायरेक्ट मटेरियल लेबर अदर डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर डिजाइनिंग चार्जेस हैं, फिक्स ओवरहेड है वो भी आपका पार्ट बनेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फैक्ट्री रेंट, एनर्जी कॉस्ट, इनको भी आप हाँ इन्वेंट्री में ऐड करते हो। क्यों करते हो, रीज़न डिटेल्ड वाले वीडियो में कवर है। अब देखो वही अगर टैक्सेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप नॉन रिफंडेबल मानोगे हमेशा। फिक्स ओवरहेड को आप कैसे एलोकेट करोगे, फिक्स ओवरहेड को इन्वेंट्री में डालने के लिए आपको फिक्स ओवरहेड पर यूनिट निकालना पड़ेगा जो कि नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर इज हायर के बेसिस पे निकलता है। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन है तो आप एक्चुअल प्रोडक्शन के बराबर मान लेना। एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी, गिवन नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हो, एक क्वेश्चन भी है जिसमें अपन करते भी हैं। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग यूनिट कितनी पड़ी है आपके पास, इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी यूनिट्स बेच दी, माइनस ओपनिंग यूनिट्स कितनी थी फिनिश गुड्स की, यही तो हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रोड्यूस करी होंगी। इसके बाद टोटल फिक्स ओवरहेड है वो आप अलोकेट करोगे। अलोकेट कैसे करोगे, एक्चुअल प्रोडक्शन में। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कौन सी होती हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रोड्यूस करी उनमें से कुछ बेच दिया आपने और कुछ इन्वेंट्री में बची रह गई। तो इन्वेंट्री वाली में अलोकेट कैसे होगा, क्लोजिंग यूनिट्स इंटू फिक्स ओवरहेड पर यूनिट, और जो बेच दी उनमें यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। रिमेनिंग ओवरहेड P&L में जाएगा। इससे हम जो इंडेस 34 में बताया था वो वही टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक इंडेस 2 में गिवन है, इंडेस 34 तो रेफरेंस लेता है इसका। कुछ आइटम इन्वेंट्री के कॉस्ट का कभी पार्ट नहीं होंगे, एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग कॉस्ट, कैश डिस्काउंट और इंटरेस्ट कॉस्ट। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है तो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट होगी, सेकेंडरी मटेरियल कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स कई बार क्वेश्चन में दे रखी होती है, उसका मतलब आप जानते हैं ओपनिंग कॉस्ट प्लस परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट, या फिर आप यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट भी कर सकते हो, ये आपके काम में आएगी, पूछी जाएगी कई क्वेश्चंस में। इन्वेंट्री अगर डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स में लेते हैं तो सेम वही PP वाला टॉपिक लगेगा। इसके बाद अलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हो आप जॉइंट प्रोडक्ट पे, तो जॉइंट प्रोडक्ट पे अगर आपको कॉस्ट अलोकेट करनी है तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला केस आपके सिलेबस में है तो ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आपकी कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट पे आपने लगाई, आपको मालूम नहीं है कितनी कितनी कॉस्ट किस प्रोडक्ट पे लगी है, तो टोटल कॉमन कॉस्ट ले लो। जॉइंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते वक्त कोई बाई प्रोडक्ट या स्क्रैप आया तो उसकी NRV उसको बेचने से कितना पैसा मिला वो लेस कर दो तो ये आ जाएगी जॉइंट कॉस्ट। इसको हर प्रोडक्ट के सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन के रेशियो में अलोकेट कर दो, यानी टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है उस रेशियो में अलोकेट कर दो। NRV क्या होती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, ये लेस कर देनी है तो NRV आपकी आ जाएगी। कैश डिस्काउंट को NRV की कैलकुलेशन में लेस नहीं करना है, ये कभी ऐसा मत बोल देना कि एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। NRV जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल की बेसिस पे कैलकुलेट होती है। 31 मार्च को मान लो मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो NRV हो सकता है 15 अप्रैल की हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है 15 अप्रैल को इन्वेंट्री बिकेगी तो इतने में बिक जाएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स या फॉर्मूला है। इन्वेंट्री से अगर आप इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसी इन्वेंट्री है जो सिमिलर टाइप की है, जैसे किराने की दुकान पे चले जाओ सारे आइटम सिमिलर टाइप के होते हैं, तो इस केस में आप हिस्ट्रिकल कॉस्ट मेथड लगा सकते हो, फीफो मेथड, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इन्वेंट्री पहले आई जो पहले प्रोड्यूस हुई वो पहले बिक गई। वेटेड एवरेज कॉस्ट, इसमें आप वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हो। इसको कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोड्यूस किया या परचेज किया उसकी कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स और प्रोड्यूस या परचेज वाली यूनिट्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। फिर नॉन हिस्ट्रिकल कॉस्ट मेथड होते हैं जैसे रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जहाँ पे सिमिलर मार्जिन वाले आइटम इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ आप निकाल सकते हो सेल्स वैल्यू माइनस मार्जिन परसेंट, यही कॉस्ट हो जाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जहाँ आपकी है ना
नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल, लेबर या कैपेसिटी लगती है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो आपने अगर कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन कर रखी है तो उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को भी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लो। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ज्वेलरी जैसे बिजनेस में होता है, जहाँ हर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट से अलग प्रोडक्ट बनवाता है, तो वहाँ उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग ही होगी। और कॉस्ट फॉर्मूला जो है, आप हर इन्वेंट्री जो सेम नेचर और यूज़ की उसके लिए सेम यूज़ में लोगे। इस इंडेक्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है बताने लायक, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं डायरेक्टली आपको। देखो एक तो क्वेश्चन 1 देख लेना, ये भी आता रहता है, कई टाइम से आया नहीं है, फालतू सा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। कॉस्ट वाले तो आपको देखने ही है। एक आप देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 11 कॉस्ट कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए रखा है मैंने। एक ये क्वेश्चन 12, इसमें हमें एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, बस उसी में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, तो वो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में गिवन ही है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 1200 प्लस ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी यूनिट्स बेची 10,000 माइनस ओपनिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स कितनी थी 1000, तो ये आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रोडक्शन किया है। ये था 1200, तो ये आपका आ गया 11,200 माइनस 1000 10,200। 10,200 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, वो यहाँ से पता चला। इस वजह से हम 10,200 यूनिट्स के बेस पे इसमें सारी कैलकुलेशन करते हैं। बस ये निकालना आना चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन थोड़े टाइम पहले ही आया था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, एनआरवी वैल्यूएशन का आ जाता है कई बार। और एक ये क्वेश्चन ये देख लेना आप, इम्पोर्टेंट है, ये आया नहीं है कभी भी और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको फिक्स्ड ओवरहेड को अलोकेट करना है, तो उसके लिए पूरा फॉर्मूला सब मैंने दे रखा है। एक इंडेक्स 34 में क्वेश्चन कराया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, COGS में भी अलोकेशन होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी होगा। तो COGS के लिए जो अलोकेशन करोगे ना, तो आप फिक्स ओवरहेड ड्यूरिंग द ईयर करते हो, तो COGS में तो वो गुड्स सारे आएंगे जो आपने बेच दिए, चाहे वो फिर पिछले साल के हों चाहे करंट ईयर के हों, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो आपको जो करंट ईयर में से कितने बेचे केवल उसी में एलोकेशन करना होता है, क्योंकि हम किस में एलोकेशन करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्शन किया उसमें से इन्वेंट्री कितनी बची उसमें एलोकेट करोगे, ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोड्यूस किया उसमें से सेल कितनी हुई उसमें करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ये एक स्पेशल पॉइंट था। सॉल्यूशन मैंने इसमें जो क्लास में कराया था वही रेफर करना, तभी समझ आएगा आपको। तो इंडेक्स 2 आपका कंप्लीट हो चुका है रिवाइज।